हारा वही जो लड़ा नहीं, सुना तो आपने होगा ही। उसी तरह से फेल भी वही हुआ जो पढ़ा नहीं। हरिवंश राय बच्चन जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डर डर कर नौका कभी पार नहीं होती। आपको बायोलॉजी कठिन लग रहा है, आप पढ़ना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आपको जो है पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। जितना बता रहा हूँ कम से कम इतना तो पढ़ लो, अगर पूरी किताब का नहीं पढ़ पा रहे हो तो। इतने में से तो बहुत सारे प्रश्न आपके फंसने वाले हैं। पूरी बायोलॉजी क्लियर करा रहा हूँ आपका। पहले आप 2-3-4 मिनट आप मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको ना समझ में आए वीडियो छोड़कर चले जाइए, क्या दिक्कत है। 2-4 मिनट तो आप चेक कर सकते हैं ना वीडियो देखकर। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th बायोलॉजी अति लघुत्तरी प्रश्न पार्ट 4 से पार्ट 6 तक के एकदम निचोड़ कर लाए हैं। एकदम निचोड़ दिया और जो रस निकला वही लेकर आए हैं। और बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही निचोड़ कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बहुत गजब का प्रश्न है। इतना लिखा है, अब आप रटोगे तो जाहिर सी बात है आपको कठिन लगेगा ही। मेरा तरीका तो देखो ज़रा, मैं कैसे समझा रहा हूँ इसको। वंशागति या आनुवांशिकता ये दोनों एक ही चीज़ है, तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। चाहे वो वंशागति कहे या आनुवांशिकता, ये दोनों एक ही चीज़ है। इनमें और आनुवांशिकी में क्या निकालना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो मैं आप सभी को बता दूं बच्चों, वंशागति जो है वह एक प्रकार का जो है प्रोसेस होता है, एक प्रकार का क्रिया होता है, और आनुवांशिकी जो है वह जो है बायोलॉजी की या फिर कहिए कि विज्ञान की एक शाखा है। तो शाखा और प्रोसेस में तो अंतर होता ही है। तो देखिए पहले इसकी बात करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, एक मनुष्य के आनुवांशिक लक्षण उसके बच्चे में जो जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से यानी माता पिता से संतति में पहुँचने को, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके जो है जनकों से संतति में पहुँचने को हम आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। कितना सिंपल है, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुँचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इतना तो आप रोज चिल्लाते हो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो मुझे लगता है बेहतर समझ में आया। तो पहला प्रश्न हो गया, ऐसे सारे प्रश्न तोड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका वंशागति के क्रोमोसोमवाद। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो यहाँ एक वैज्ञानिक का नाम पूछा है, तो ये आप ऐसे जनरली याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझाना थोड़ी है। इसमें तो वैज्ञानिक का नाम पूछा कि किसने प्रस्तावित किया था। तो सटन और बोवेरी ने जो है इसको प्रस्तावित किया था। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है। इसमें पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो आप सबने पढ़ा जरूर होगा भाई, मेंडल शब्द बायोलॉजी में और कुछ आपको आए या ना आए, मेंडल से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होती हैं, ठीक। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया था आपको मालूम होगा। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी पर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने 7 जोड़ी पर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। पूछा कितना है, मात्र 4, तो मैं 4 का लिखूंगा। पुष्पों का रंग, बीज का रंग, पौधे की लंबाई, बीज का आकार। पुष्पों का रंग, बीज का रंग, पौधों की लंबाई, बीज का आकार। जैसे पुष्प में बैगनी जो है प्रभावी और सफ़ेद अप्रभावी लिया, हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी लिया, लंबा प्रभावी और बौना को अप्रभावी माना, गोल को प्रभावी और झुर्रीदार को अप्रभावी माना। तो इस तरह से जो है उन्होंने सेलेक्ट किया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। अगला हमारा है संकर पूर्वज संकरण और तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। ये पूर्वज की बात कहाँ है, पूर्वज बैक क्रॉस, पीछे जाओ भाई,
और टेस्ट क्रॉस उसी से कराओ। बैक क्रॉस में हम जनक के पास ज़रूर जाएंगे, अरे राजा जनक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पेरेंट जहाँ से आया है तो बैक क्रॉस करेंगे। और टेस्ट में जो है जो आपका संकर है उसी से जो है हम उसी को मिलाकर संकरण कर देंगे। आइए देखते हैं लिखा क्या है इसमें। जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है, देखो जनक आया कि नहीं, जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। कितना सिंपल है, जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जो है, पहली पीढ़ी, वो जीव एवं समयुग्मकी प्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य, प्रथम पीढ़ी F1 के जीव और युग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। नंबर नेक्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। तो देखिए लिखा है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता दोनों ही जीन रूपों एवं दृश्य रूपों में जो है अनुपात की अगर हम बात करें तो 1:2:1 का अनुपात होता है। तो ये एक अनुपात था, याद करने वाली बात है, ठीक। नंबर नेक्स्ट, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, कोई दो अंतर की विभिन्नताएं बताइए। आपको मालूम है कि आप जीव में देखिए एक ही प्रकार के जीवों में काफ़ी समानता पाई जाती है, लेकिन विश्व में उनकी पहचान बने इसलिए उनमें कुछ विभिन्नता भी होती है। तो हम यहाँ विभिन्नता की बात करेंगे। एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं, इस प्रकार जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। एक ही माता पिता से उत्पन्न अगर 4 लड़के हैं तो चारों लड़कों में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, अंतर। और ऐसे हर जीवों में आपको क्या देखने को मिलेगा, अंतर। और जीवधारियों के बीच में ये जो अंतर होता है इसी को बोलते हैं विभिन्नताएं। अब यहाँ पर इसके 2 प्रकार आप बताइए। तो 2 प्रकार हमने यहाँ पर आपको बताया, दैहिक विभिन्नताएं और जननिक विभिन्नताएं। दैहिक जानते हो देह से रिलेटेड, जननिक भी आप जानते हो जन्म से रिलेटेड, ठीक। तो इस तरह से विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आनुवांशिक रोग क्या है, आनुवांशिक रोग क्या है, मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। भैया आनुवांशिक जब भी आएगा पेरेंट से संतति में उतरेगा, सीधी सी बात है। तो वे रोग जो संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप में प्राप्त होते हैं, वे रोग जो संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप में प्राप्त होते हैं आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता आप जानते हैं, हीमोफीलिया आप जानते ही हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। आगे अब हीमोफीलिया जो है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। देखिए, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने पर या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, इसलिए ब्लीडर रोग कहते हैं। ब्लड का बहना लगातार इसमें जारी रहता है, इसलिए इसको ब्लीडर रोग भी हम लोग कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये भी प्रश्न आपको समझ में आया। अगला है हमारा, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है। वर्णांध व्यक्ति, अरे आप ही बताइए, उसको कलर पहचान ही नहीं पाएगा बेचारा। अब कलर पहचान नहीं पाएगा तो आगे लाल का सिग्नल है कि हरा का सिग्नल है कि काहे का सिग्नल है वो बता ही नहीं पाएगा। वो बता ही नहीं पाएगा तो ट्रेन जब सिग्नल नहीं मिलेगा तब भी दौड़ाएगा और सिग्नल मिलेगा तो हो सकता है ना दौड़ाए, तो इस तरह से दुर्घटना हो सकती है। देखते हैं क्या लिखा है। चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे में भी अंतर नहीं कर पाता, इसलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है और मज़ा ज़रूर आ रहा होगा, ठीक। आगे, ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए तथा इनमें गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य अपसामान्यताएं बताइए, ठीक। तो आइए देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है और इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 47। ध्यान से फिर से सुनिए,
21वें ऑटोसोमल गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म या डाउन्स सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या जो है 47 होती है। और आगे लिखा है 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड्स सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 47 होती है। तो ये यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना था, हमने यहाँ पर बता दिया। नंबर नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं? एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। कोई एक जीव है, उसके किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को, फैक्टर को, इकाई को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है। जीन गुणसूत्र पर अनुपस्थित होते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ जो है, ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है और जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं ये। ठीक, तो ये जीन की परिभाषा है। और कहाँ पाए जाते हैं? जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अच्छा, यह भी प्रश्न जीन से रिलेटेड है। जीमोन पर टिप्पणी लिखिए भैया, टिप्पणी आता है, टिप्पणी आता है। तो जीमोन, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीमोन कहते हैं। किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को जीमोन कहते हैं, जीनोम कहते हैं। हो जाता है कभी कभी जीमोन, जीनोम। ठीक, ये क्या कहते हैं? जीनोम। तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। जीनोम युग्मकों अर्थात जीव की अगुणित अवस्था में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है, यानी ये गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। यदि किसी आवृतबीजी पौधे के परागकण में 12 गुणसूत्र हैं तो उस पौधे की पत्ती, तने व जड़ की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होंगे, अर्थात उस पौधे का जीनोम 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। तो ये हो गया जीनोम। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी है। न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर बताना है। पहला अंतर है, एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की एक पूर्ण इकाई है, जबकि न्यूक्लियोसाइड्स में एक फास्फेट मूलक की कमी होती है। वो पूर्ण इकाई है और इसमें जो है दोनों लगभग न्यूक्लिक अम्ल में ही पाए जाते हैं। और इसमें जो है फास्फेट PO4 ट्रिपल माइनस की कमी होती है और उसमें जो है पूरा रहता है, उसमें जो भी चीज़ होनी चाहिए पूरा रहता है। दूसरा अंतर है, स्वभाव में न्यूक्लियोसाइड्स क्षारकीय होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अम्लीय होते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया, बहुत सिंपल है। नंबर नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम सूत्र सहित लिखिए। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसमें 2 शर्करा, राइबोस शर्करा होती है, सूत्र उसका होता है C5H10O5। और डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है आपकी, डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है C5H10O4। वो C5H10O5, ये C5H10O4 होता है। नंबर नेक्स्ट, डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं? डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं? तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती। कितनी? 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती हैं। तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला है आपका, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़े को जोड़ते हैं? जो प्रतिकृति होता है उसके दौरान कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को क्या करता है? जोड़ता है। तो इस एंजाइम का नाम है, रट लो बच्चों, लाइगेज। लाइगेज ये काम करता है, लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है। और अगला है, डीएनए को केंद्रक में मिलने वाली अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना? डीएनए को जो है केंद्रक में मिलने वाली जो अम्लीय पदार्थ होता है उसके रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो अल्टमान ने पहचाना था और सन लगा था 1889। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, डीएनए से आरएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेते हैं? तो डीएनए पॉलीएमरेज, ठीक, पॉलीमरेज या पॉलीएमरेज बोलते हैं, ठीक। तो ये एंजाइम जो है उसमें भाग लेता है। कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुक को पृथक करने का कार्य करते हैं? 2 रज्जुक होते हैं, एक में एक 3 होता है, एक 5 होता है, आपको मालूम होगा। तो कौन सा एंजाइम जो है पृथक करने का कार्य करते हैं? हेलिकस एंजाइम जो है इस कार्य को करता है। नंबर नेक्स्ट है आपका, पारक्रमण क्या है? पारक्रमण जो है वो क्या है? तो ये एक प्रक्रिया है भाई। पारक्रमण वह प्रक्रिया है,
पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायरस अर्थात जिसे हम विषाणु भी बोलते हैं के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें वायरस का जो स्थानांतरण करते हैं हम डीएनए के द्वारा जो है एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में करते हैं। ठीक, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भैया, डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। एडेनिन ए, थायमीन टी, ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। बहुत ही अनोखा प्रश्न है अगला। ठीक, ध्यान दीजिए। यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया है, तो दूत आरएनए के अनुक्रम को हमें लिखना है। तो कूट लेखक जो इकाई है आपका इस तरह से लिख दिया गया है। तो हमें यहाँ पर जो है आरएनए जो है रज्जुक को लिखना है, दूत आरएनए के अनुक्रम को लिखना है। तो आरएनए दूत आरएनए रज्जुक बोला जाएगा, ये सब रज्जुक ही होते हैं। ठीक, तो कूट लेखक वाला जो वहाँ पर लिखा था हमने छाप लिया। तो इसका टेम्पलेट रज्जुक जब हम बनाएंगे तो देखिए ए को किससे जोड़ते हैं, टी से, तो ए टी से, और टी किससे जुड़ जाएगा, ए से। जी को सी से जुड़ते हैं तो जी किससे सी किससे जुड़ जाएगा, जी से। और ऐसे पूरा करते जाएंगे। यहाँ जहाँ 5 डैश है वहाँ 3 डैश हो जाएगा, और वहाँ जहाँ 3 डैश है वहाँ क्या हो जाएगा, 5 डैश हो जाएगा। अब दूत आरएनए रज्जुक की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इसकी जगह तो यही है, ए की जगह तो यही है, टी की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं यू, यानी जो आपका टी माने थायमीन जो है उसकी जगह हम यू लगा दे रहे हैं। यू का मतलब है सॉरी, टी की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, टी की जगह यूरेसिल। ठीक, टी की जगह हम यूरेसिल यानी यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। फिर जी की जगह देखिए जी है, और सी की जगह जो है सी है, फिर ए की जगह ए है, टी की जगह यू। तो इस तरह से उसका जो है आरएनए रज्जुक बन जाता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो आप करके रहिएगा। ठीक, अच्छा, नंबर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद किसने दिया, उनकी पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। तो जो जीवन की उत्पत्ति है, उत्पत्ति का प्रकृतिवाद है, इस पुस्तक को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है A.I. ओपैरिन ने। A.I. ओपैरिन, नाम तो सुना होगा, बहुत प्रचलित नाम है। उनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, और जिसका प्रकाशन जो है सन 1936 में हुआ था। किस सन में हुआ था, 1936 में। अगला है अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। तो देखिए अवशेषी अंग की बात करें तो वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण धीरे धीरे वो लुप्त हो गए और केवल एक अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कृमि रूप परिशिष्टिका, पूंछ, कशेरुका आदि। पहले देखिए हमारे पूर्वज में वो अंग पाए जाते थे लेकिन आज नहीं है, वो लुप्त हो गए हैं, अवशेष के रूप में हैं। तो ऐसे अंग हमारे क्या कहलाते हैं, अवशेषी रूप का मतलब अंग कहलाते हैं। और इसमें जो है हमारे पास जो अवशेषी अंग मनुष्य में देखा जाएगा तो कृमि रूप परिशेषिका और पुच्छ कशेरुका, जो है पुच्छ कशेरुका हमारे में जो होती है वो अवशेषी अंग का क्या है, उदाहरण है। नंबर नेक्स्ट हमारा है, ध्यान से देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पैंजेनेसिस का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए भैया पैंजेनेसिस का सिद्धांत जो है डार्विन ने और पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है हीकल ने प्रतिपादित किया। डार्विन ने पैंजेनेसिस का और हीकल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न एकदम लल्लू लाल भैया, मतलब एकदम हलवा है। मेंडल तथा डार्विन के पूरे नाम लिखिए। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन। ग्रेगर जॉन मेंडल एंड चार्ल्स डार्विन। नंबर नेक्स्ट, डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की, यहाँ पर लिखा है डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी किस चीज़ की जानकारी ना होनी थी। तो जो डार्विन के जैव विकास सिद्धांत है उसमें किस चीज़ की सबसे बड़ी कमी जो थी उसकी जानकारी नहीं थी। तो डार्विन के जैव विकास सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी आनुवांशिकता की जानकारी ना होनी थी। अगर आनुवांशिकता पता होता डार्विन को तो ऐसा लिखता कुछ सुधारना ही नहीं पड़ता। जी हाँ।
नंबर नेक्स्ट, वर्तमान मानव का नाम क्या है? तो जाहिर सी बात है होमो सेपियन सबको मालूम है। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारा है, क्या हम मानव को अनुकूलनीय विकिरण कह सकते हैं? नहीं। मानव विकास को बोला है, क्या हम मानव विकास को अनुकूलनीय विकिरण कह सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। मानव विकास को अनुकूलनीय विकिरण नहीं कह सकते, क्योंकि होमो सेपियंस की जनक जातियां प्रगामी विकास द्वारा उच्च हेबिलस एच इरेक्ट्स वंशज से जो हैं विकसित हुए हैं, इसलिए हम इनको अनुकूलनीय विकिरण नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।